नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ब्रेन रूट क्लासेस के अंदर। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एशियान ग्रुप के बारे में, यानी साउथ ईस्ट एशिया के दिल में बैठा वो विचार कि रीजनल कोऑपरेशन की ड्राइविंग सीट एशियन के पास रहे और जो बड़ी शक्तियां हैं वो भी एशियन लेड मैकेनिज्म के जरिए ही एंगेज करें, उसको बाईपास ना करें। ये जो मुद्दा है सिर्फ एक संगठन तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरे इंडो पैसिफिक की पावर बैलेंस, ट्रेड रूट्स और सिक्योरिटी आर्किटेक्चर से सीधा जुड़ा हुआ है। अगर इस ग्रुप की सेंट्रलिटी कमजोर पड़ती है तो पूरे रीजनल ग्रुपिंग का जो कोऑर्डिनेशन है वो डगमगा सकता है। 8 अगस्त 1967 को थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के अंदर एक मीटिंग होती है और उससे बैंकॉक डिक्लेरेशन निकलता है। इस मीटिंग के अंदर 5 देशों ने पार्टिसिपेट किया था: इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपाइंस, सिंगापुर और थाईलैंड। इन सब 5 कंट्रियों ने मिलकर एशियन ग्रुप को बनाया। बाद में इस ग्रुप के अंदर ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया जो है वो जुड़ गए और आज के टाइम पे इस ग्रुप के अंदर 10 सदस्य हैं। इस ग्रुप का जो हेडक्वार्टर है वो जकार्ता के अंदर है और इस ग्रुप का जो मोटिव है वो बिल्कुल साफ है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो तेज हो, पीपल टू पीपल कनेक्शन है उसको बढ़ावा दिया जाए और इस रीजन के अंदर पीस तथा रूल ऑफ लॉ है उसको मजबूत किया जाए। एशियान चार्टर के अंदर भी साफ लिखा है कि एशियान ही रीजनल कोऑपरेशन का सेंट्रल इंक्लूसिव प्लेटफॉर्म होगा। अब सवाल आता है कि सेंट्रलिटी की प्रैक्टिकल मीनिंग क्या है। इसका मतलब है कि रीजन में सिक्योरिटी डायलॉग, ट्रेड फ्रेमवर्क, कनेक्टिविटी एजेंडा और जो क्राइसिस मैनेजमेंट है, इन सब का जो एंकर है वो एशियन रहे। बड़ी पावर जैसे कि यूएसए, चाइना, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये जब साउथ ईस्ट एशिया में काम करें तो एशियन रीजनल फोरम एडीएमएम प्लस जो है इसके अंदर एशियन डिफेंस मिनिस्टर की मीटिंग होती है। उसके अलावा ईस्ट एशियन सुमिट, इस टाइप के जो एशियन लेड प्लेटफॉर्म्स हैं, तो इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ही जो बड़ी पावर्स हैं जैसे कि यूएसए, चाइना, इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये सब काम करेंगे। जो सेंट्रल जो रोल प्ले करेगा वो एशियन कंट्रीज ही रोल प्ले करेंगी। इस वजह से एशियन का जो एजेंडा है वो बैलेंस्ड रहेगा और इंक्लूसिव भी रहेगा और यही जो बैलेंस है इस सेंट्रलिटी की असली ताकत है। अब बात करते हैं ये जो सेंट्रलिटी है क्यों मैटर करती है। सबसे पहले बात करते हैं सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी की। एआरएफ के अंदर यानी कि एशियन रीजनल फोरम के अंदर पॉलिटिकल सिक्योरिटी इश्यूज के ऊपर सभी जो स्टेक होल्डर है वो साथ में बैठते हैं। इसके अलावा जो एडीएमएम प्लस है जिसके अंदर डिफेंस मिनिस्टर मिलते हैं, इसके थ्रू जो है डिफेंस कोऑपरेशन और ज्वाइंट एक्सरसाइज होती हैं, जहां पे बड़ी और जो छोटी कंट्रीज हैं एशियन मेंबर्स की वो सब बराबरी से अपनी बातों को रखते हैं। अगर बात करें इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की तो दुनिया का सबसे बड़ा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आरसीईपी ये जो है एशियन की लीडरशिप के अंदर ही बना। मैंने आपको बताया कि जब एशियन बना था बैंकॉक के अंदर तो उसमें 5 कंट्री थी, 5 बाद में ऐड हुई। उसके बाद जो एशियन बनता है, एशियन यानी कि एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, तो एट प्रेजेंट इसके अंदर 10 कंट्रीज है। आज जो कलेक्टिव एशियन ग्रुप की इकोनॉमीज हैं वो ग्लोबल टॉप 5 के अंदर गिनी जाती है और ग्लोबल सप्लाई चेन का नर्व सेंटर बन चुकी हैं। अगर बात करें नॉर्म बिल्डिंग की तो ट्रीटी ऑफ एमिटी एंड कोऑपरेशन यानी कि टीएसी ने इसने एक शेयर्ड कोड ऑफ कंडक्ट दिया जिसकी वजह से यूएस, चाइना, रशिया ये सब जो है इस ग्रुप से जुड़े, यानी कि डिफरेंसेस होते हुए भी जो डायलॉग स्ट्रक्चर्ड है वो रूल बेस्ड रहे। लेकिन दोस्तों इस सेंट्रलिटी के ऊपर दबाव भी उतना ही रियल है। सबसे पहले ग्रेट पावर राइवलरी, यूएस चाइना कंपटीशन, ट्रेड वॉर्स, टैक्स रेस्ट्रिक्शंस, साउथ चाइना सी के अंदर डिस्प्यूट्स, इस वजह से जो मेंबर कंट्रीज हैं वो अलग अलग ग्रुप्स के अंदर डिवाइड हो जाती हैं। कोई जो है यूएस की तरफ जाता है, कोई जो है चाइना की साइड लेता है। दूसरी ओर नई मिनी लेटरल फॉर्मेशन जैसे कि क्वाड और ओकस, ये जो है कई बार सिक्योरिटी एजेंडा को एशियन लेड फॉर्म्स के बाहर सेट करती हैं, जिससे एशियन का जो एजेंडा सेटिंग रोल है वो कमजोर पड़ जाता है। इसके बाद आता है इंटरनल डाइवर्जेंस का मुद्दा। कोई जो मेंबर कंट्री है चाइना पर सख्ती दिखाती है, इसके अलावा कोई मेंबर कंट्री चाइना के फाइनेंसिस और प्रोजेक्ट के ऊपर हैवीली डिपेंडेंट है। इस वजह से नतीजा ये होता है कि कॉमन पोजीशन डाइल्यूट हो जाती है। म्यांमार क्राइसिस ने क्रेडिबिलिटी को और भी चोट पहुंचाई। 5 पॉइंट कंसेंसस ग्राउंड पर डिलीवर ही नहीं कर पाए और इसी वैक्यूम के अंदर जो एक्सटर्नल एक्टर्स थे वो एक्टिवेट हो जाते हैं। उसके अलावा जो एशियन सेक्रेटेरिएट जकार्ता के अंदर है उसके अंदर स्टाफ और बजट जो हो काफी लिमिटेड है, इसलिए बिग टिकट कोऑर्डिनेशन के लिए कैपेसिटी बढ़ानी ही पड़ेगी, वरना पॉलिसी एम्बिशन और इंप्लीमेंटेशन के बीच ये जो गैप है वो बना रहेगा। तो आगे का रास्ता क्या हो सकता है? सबसे पहले इंस्टीट्यूशंस को अपग्रेड करना होगा। एशियन कम्युनिटी विजन 2045 और अगले स्ट्रेटेजिक प्लान्स 2026-2030 के लिए इन सब प्लान्स को पेपर से प्रैक्टिस में लाना होगा। सेक्रेटेरिएट को रियल रिसोर्सेज, टेक्निकल टर्म्स और मॉनिटरिंग टूल्स देने होंगे ताकि कमिटमेंट्स मेजरेबल आउटपुट्स दे। इसके अलावा इंक्लूसिव रीजनलिज्म को प्रैक्टिकल बनाना होगा। किसी को एक्सक्लूड किए बिना एशियन लेड फॉर्मेट में ही बिग पावर्स को एंगेज करना होगा। क्वाड जैसे ग्रुप्स के साथ फॉर्मल कंसंट्रेशन फ्रेमवर्क बने तो एशियन ग्रुप को क्वाड जैसे ग्रुप्स को कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए, उनके साथ कंपीट नहीं करना चाहिए। इकोनॉमिक सेंट्रलिटी मजबूत करने के लिए आरसीईपी की सप्लाई चेन में डीपर स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करना होगा
डिजिटल ट्रेड रूल्स और सस्टेनेबल लॉजिस्टिक्स के ऊपर एशियान ग्रुप को अपने एजेंडा सेट करने होंगे। अगर बात करें क्राइसिस मैनेजमेंट की, तो क्राइसिस मैनेजमेंट तेज और क्रेडिबल होना चाहिए। म्यांमार जैसे मामलों के लिए पॉलिटिकल एनवॉय, ह्यूमैनिटेरियन एसेस और रैपिड रिस्पांस मैकेनिज्म, ये सब जो है इंस्टीट्यूशनलाइज तरीके से करने होंगे, ताकि जो मेंबर कंट्रीज है उनके बीच में ट्रस्ट बना रहे और वो ट्रस्ट वापस भी आए। अगर बात करें ग्रीन ट्रांजिशन की, तो इसके अंदर एशियन कॉमन प्लेबुक बनानी चाहिए। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा स्टैंडर्ड्स, एआई सेफ्टी, रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ब्लू इकोनॉमी, इन सब के ऊपर जो एशियन ग्रुपिंग है उनको एक टेम्पलेट ऑफर करना चाहिए जिसे पार्टनर्स अडॉप्ट कर सकें। अब बात करते हैं इंडिया के बारे में, क्योंकि एशियन सेंट्रलिटी हमारे एक्ट ईस्ट पॉलिसी और ब्रॉडर इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी की कोर है। भारत का जो विजन है वो बिल्कुल साफ है, फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक, और इसी के सेंटर में एशियन आता है। इसलिए पॉलिसी अलाइनमेंट के लिए भारत को इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव्स यानी कि IPOI, उसके अलावा एशियन आउटलुक ऑन द इंडो पैसिफिक, इन सब से जो प्रैक्टिकली लिंक होना चाहिए। उसके अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी, HADR, ब्लू इकोनॉमी, मैरीटाइम कनेक्टिविटी, इन सब पर एक ज्वाइंट पिलर बने। यहाँ पे जो HADR की फुल फॉर्म है वो है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। अगर बात करें ट्रेड फ्रंट की, तो ट्रेड फ्रंट पर एशियन इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट यानी कि AITIGA, इसका जो रिव्यू है वो फास्ट ट्रैक हो, रूल्स जो है ज्यादा बिजनेस फ्रेंडली हो, और MSMEs के लिए कस्टम सिंप्लीफिकेशन, स्टैंडर्ड हार्मोनाइजेशन और डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, ये सब जो है रियल टाइम में लागू हो। अगर बात करें कल्चर और टूरिज्म की, तो इसके अंदर एजुकेशन एक्सचेंज, स्किल्स, उसके अलावा बुद्धिस्ट हेरिटेज और कंटेम्प्रेरी आर्ट्स, ये सब जो है पीपल टू पीपल कनेक्शन को और भी गहरा कर सकते हैं, और यही सॉफ्ट पावर सेंट्रलिटी को सोशल लेजिटिमेसी देता है। इसके अलावा सब रीजनल ब्रिजेस जैसे कि IORA यानी कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, बिम्स्टेक यानी कि बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, IMTGT यानी कि इंडोनेशिया मलेशिया थाईलैंड ग्रोथ ट्रायंगल, इन सब रीजनल ग्रुपिंग के साथ वैल्यू चेन इंटीग्रेट करना साउथ ईस्ट एशिया और इंडियन ओशन दोनों तरफ के ग्रोथ पोल्स को जोड़ देता है। अगर बात करें सिक्योरिटी डोमेन की, तो इंडिया और जो एशियन कोऑपरेशन है वो प्रैक्टिकली मीनिंगफुल होना चाहिए। मैरीटाइम डोमेन के अंदर अवेयरनेस के लिए सैटेलाइट डेटा, AI बेस्ड अनोमली डिटेक्शन, इन सबको जो शेयर करना होगा। इंडिया और एशियन ग्रुपिंग्स साथ मिलकर कोस्ट गार्ड ट्रेनिंग, IIU फिशिंग, इन सब के खिलाफ ज्वाइंट पेट्रोल कर सकते हैं। IIU फिशिंग का मतलब है इलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग, और इसके साथ ही सर्च एंड रेस्क्यू जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको इंटर ऑपरेबल बनाया जा सकता है। अगर बात करें HADR की, तो इसके अंदर प्री पोजिशन रिलीफ, मेडिकल टीम्स और लॉजिस्टिक्स कॉरिडोर्स, ये सब जो है साइक्लोन, सुनामी और फ्लैश फ्लड के दौरान इंडिया प्लस एशियन ग्रुप्स ये जो है फर्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर क्रेडिबल बन सकते हैं। ये सब जो है एशियन लेड फॉर्मेट जैसे कि ARF यानी कि एशियन रीजनल फॉर्म्स और ADMM प्लस, इन सब में एंकर होकर ही लॉन्ग टर्म चलेंगे, तभी जो है इसकी सेंट्रलिटी सेफ रहेगी। अब दोस्तों रियलिटी चेक जो है वो भी जरूरी है। मिनी लैटरल ग्रुप जैसे कि क्वाड रीजन में प्रैक्टिकल डिलीवरेबल्स दे रहे हैं, जैसे कि वैक्सीन, रेजिलिएंट सप्लाई चेन, क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज। एशियन ग्रुप की जो सेंट्रलिटी है उसको वीक किए बिना इन फॉर्म्स को एशियन के साथ प्लग इन करना चाहिए। इसका जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है, यानी कि एशियन अप्रूव्ड वर्क स्ट्रीम, ट्रांसपेरेंट स्टैंडर्ड्स और डेटा शेयरिंग अरेंजमेंट्स, ताकि जो डुप्लीकेशन है वो कम हो पाए और एशियन का जो एजेंडा है वो बरकरार रहे। इसी तरीके से ओकस जैसे सिक्योरिटी हैवी अरेंजमेंट्स पर एशियन कंसिस्टेंट मैसेजिंग दे, उससे जो है ये मैसेज मिलेगा कि डेटरेंस और स्टेबिलिटी जो है दोनों एक साथ कैसे पॉसिबल होती हैं। यहाँ पे एक और बड़ा सवाल आता है, वो साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट। यहाँ पर UN क्लोज बेस्ड रूल और फ्रीडम ऑफ नेविगेशन पर एशियन ग्रुप की यूनाइटेड मैसेजिंग क्रिटिकल है। UN क्लोज की जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ये जो UN क्लोज है ये समुद्र को कैसे यूज किया जाए, उसको कैसे मैनेज किया जाए, इसके ऊपर कानून बनाती है। इसी फ्रेमवर्क के अंदर क्रिटिकल मिनरल्स, ग्रीन शिपिंग कॉरिडोर्स और पोर्ट मॉडर्नाइजेशन, ये सब जो है एशियन को इकोनॉमिक सिक्योरिटी ब्रिज बनाते हैं। अगर एशियन सप्लाई चेन को डिरिस्क करने का क्रेडिबल हब बनता है तो सेंट्रलिटी अपने आप में मजबूत होती है। तो दोस्तों एशियन सेंट्रलिटी कोई स्लोगन नहीं है, ये साउथ ईस्ट एशिया की कलेक्टिव बुद्धिमत्ता है, जिसने पिछले 5 दशकों के अंदर रीजन को वार जोन से ग्रोथ जोन के अंदर शिफ्ट किया है। आज ग्रेट पावर राइवलरी, टेक फ्रेगमेंटेशन और क्लाइमेट रिस्क के बीच सेंट्रलिटी की असली परीक्षा है। अगर ये इंस्टीट्यूशन अपग्रेड होते हैं तो इंक्लूसिव रीजनलिज्म कामयाब रहेगी और क्राइसिस के टाइम पे जो रिस्पॉन्स है वो क्रेडिबल बना रहेगा। उसके अलावा इकोनॉमी और टेक्नोलॉजी के अंदर एशियन का जो एजेंडा है वो और भी मजबूत बनेगा। अगर ये सब स्टेप होते हैं तो सेंट्रलिटी सिर्फ बचेगी ही नहीं, ये लीड भी करेगी। तो भारत के लिए भी यही रास्ता है, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, बिम्स्टेक, उसके अलावा AITIGA का स्मार्ट अपग्रेड,
MDA HADR के अंदर रियल कैपेबिलिटीज और कल्चर और टूरिज्म से हार्ट और माइंड को जीतना। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये टॉपिक अच्छा लगा हो तो कमेंट करके जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हर नए लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।